हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का इस सीरीज के चौथे वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करेंगे और आगे के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे पूछा गया है अ 4-पोल शंट जनरेटर विद अ लैप कनेक्टेड आर्मेचर हैज फील्ड एंड आर्मेचर रेजिस्टेंसेज ऑफ 50 ओम एंड 0.1 ओम रिस्पेक्टिवली। यानी हमारे पास एक 4-पोल का शंट जनरेटर है जिस पे लैप कनेक्टेड आर्मेचर लगाया गया है। अब आप जानते हैं कि एक डीसी जनरेटर में जब हम वाइंडिंग करते हैं तो दो तरीके से की जा सकती है। पहला तरीका है लैप वाइंडिंग और दूसरा है वेव वाइंडिंग, राइट। लैप वाइंडिंग में क्या होता है, लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होते हैं वो पैरेलल पाथ कितने होते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इसमें बराबर होते हैं नंबर ऑफ पोल्स के बराबर में, राइट। जबकि वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ वेव वाइंडिंग में बराबर होते हैं 2 के। यानी वेव वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है ये फिक्स होता है। आगे देखते हैं क्या डाटा हमें दिया गया है। हमें ये बताया गया है कि जो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, चलिए इसे आरएफ से डिनोट कर लेते हैं, उसकी वैल्यू कितनी बताई गई है, फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस की वैल्यू बताई गई है 50 ओम, राइट। और आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमें बताई गई है 0.1 ओम, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद क्या बोला गया है, इस जनरेटर से हमने 60 100 वोल्ट 40 वाट के बल्ब कनेक्ट किए हैं। मतलब हमने यहाँ पे देखिए हमारे पास 60 बल्ब थे, उनको हमने पैरेलली इस जनरेटर के साथ कनेक्ट किया गया है। इस क्वेश्चन में पैरेलल मेंशन नहीं है, पर इसे हमें खुद ही समझना होगा कि हमने जो लोड्स लगाए हैं, बल्ब्स जनरली हम पैरेलल कनेक्शन में लगाते हैं घरों में, तो हमें ये अपने एंड से समझना है, राइट। यहाँ पे ये जो 60 बल्ब हैं ये 100 वोल्ट और 40 वाट के हैं, ठीक है। एक बल्ब की ये रेटिंग दी गई है 100 वोल्ट 40 वाट। अब हमें क्या बताना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आर्मेचर करंट। तो आर्मेचर करंट की वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे क्या, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, राइट। एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले हमारे इस डीसी शंट जनरेटर का। तो डीसी शंट जनरेटर का चलो इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बनाया, यहाँ पे मैंने आर लोड बना दिया और ये आपका फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मैंने दिखा दिया, ये आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस दिखा दिया, ठीक है। और ये बीच में गोल सी चीज़ क्या है आपका, दिस इज योर आर्मेचर। चलो ये तो बन गया हमारा क्या, ये बन गया हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि आर्मेचर वाइंडिंग से जो करंट फ्लो होता है इसको हम नाम दे देते हैं चलो आई ए, ठीक है। ये जो आई ए आर्मेचर वाइंडिंग से निकलने वाला करंट है, एक शंट जनरेटर में ये करंट आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड होगा। वो दो हिस्से कौन कौन से हैं, पहला हिस्सा है करंट का वो भाग जो कि फील्ड वाइंडिंग में जाएगा और उसे हमने नाम दे दिया आई एफ, राइट। और दूसरा हिस्सा है करंट का वो भाग जो लोड में फ्लो होने वाला है, उसे हमने नाम दे दिया आई एल, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे अगर हम केसीएल लगाएं तो हम क्या कह सकते हैं, जो आर्मेचर से निकलने वाला टोटल करंट आई है ये किसके बराबर होगा, आई एल जमा आई एफ के, ठीक है। ये तो बहुत आसान है। आर्मेचर से निकलने वाला टोटल करंट बराबर होगा फील्ड वाइंडिंग में जाने वाले करंट जमा लोड में जाने वाला करंट, ठीक है। अब हम ये कैसे निकालें कि लोड में कितना करंट जा रहा है, इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है। देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि 60 बल्ब है हमारे पास, राइट। और प्रत्येक बल्ब, हर एक बल्ब क्या कर रहा है, 40 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है। तो मैं बोलता हूं एक बल्ब 40 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है, तो 60 बल्ब कितने पावर कंज्यूम करेंगे, 60 बल्ब पावर कंज्यूम करेंगे 60 इंटू 40, राइट। तो कितना आ गया है, 6 चौक 2400 वाट, ठीक है। ये तो आसान था। अब हमें ये बताना है कि इस लोड करंट की वैल्यू क्या हो सकती है। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने जो टोटल लोड लगाया है 60 वाट 60 बल्ब्स का, वो टोटल सारा लोड मिलके 2400 वाट की पावर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि पावर को डीसी में पावर कैलकुलेट करने का एक बहुत ही आसान फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू में करंट। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो लोड है, लोड सभी के सभी लोड सभी के सभी 60 बल्ब एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, राइट। और पैरेलल में इन बल्ब्स की जो वोल्टेज रेटिंग दी गई है कितनी दी गई है, 100 वोल्ट दी गई है। यानी हर एक बल्ब के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा होगा, 100 वोल्ट आ रहा होगा। बिल्कुल सही पहचाना आपने, राइट। तो इसी इक्वेशन में बस ये वैल्यूज रखनी है और इससे हमारा काम बन जाएगा। तो टोटल पावर हमने कैलकुलेट करी, हमारे सर्किट में जो टोटल पावर कंजप्शन है वो कितना है, वो है 2400 वाट, राइट। वोल्टेज कितनी है लोड के अक्रॉस, वो है हमारी 100। और करंट की वैल्यू हमने लोड करंट की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, ठीक है। तो चलो लोड करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से लोड करंट की वैल्यू कितनी होगी, आई एल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2400 डिवाइड बाय 100।
तो यहाँ पे आ गया हमारा लोड करंट 24 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट क्या करना है, लोड करंट के बदले लिख दो यहाँ पे 24 एम्पियर, राइट। अब फील्ड करंट की वैल्यू निकालते हैं। तो फील्ड करंट की वैल्यू कैसे आएगी, तो फील्ड करंट की वैल्यू निकालना भी आसान है। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, 100 वोल्ट है। अब फील्ड वाइंडिंग और लोड जो है आपका दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। देखो पैरेलली कनेक्टेड होने की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो वोल्टेज लोड के अक्रॉस आएगी वही सेम वोल्टेज किसके अक्रॉस आएगी, फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस आएगी। ठीक है, तो फील्ड वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होगा, फील्ड वाइंडिंग में कितना करंट फ्लो होगा, फील्ड वाइंडिंग में करंट को निकालना है तो हम सिंपल ओम्स लॉ की मदद से निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ क्या था, याद कीजिए, V इक्वल टू IR होता है। ठीक है, तो I की वैल्यू जब हमें ओम्स लॉ से निकालनी होती है तो वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करते हैं, तो सेम चीज यहाँ पे करनी है। फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट। ठीक है, और फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना है, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दिया गया है, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है 50 ओम। तो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मैंने लिख दिया 50 ओम। तो यहाँ से फील्ड वाइंडिंग में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू आ गई 2 एम्पेयर। तो टोटल आर्मेचर करंट कितना निकलेगा, यहाँ से जस्ट ऐड कर दो। तो टोटल आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या आई, लोड करंट प्लस में फील्ड वाइंडिंग करंट। तो लोड करंट था 24 एम्पेयर, फील्ड वाइंडिंग का करंट था 2 एम्पेयर, तो ये टोटल आया हमारा 26 एम्पेयर, राइट। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 26 एम्पेयर। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। यहाँ पे हमसे पूछा गया है विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ द बिलो फॉर द यूज ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर। मतलब नीचे दी गई एप्लीकेशन में से किस एप्लीकेशन में डीसी सीरीज मोटर का सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या ऑप्शन है हमारे पास दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है लो स्पीड एट लो लोड इज रिक्वायर्ड, राइट। सेकंड ऑप्शन दिया गया है लो स्पीड एट हाई लोड इज रिक्वायर्ड। थर्ड ऑप्शन हमें दिया गया है हाई स्पीड एट हाई लोड इज रिक्वायर्ड। एंड फोर्थ ऑप्शन हमें दिया गया है हाई स्पीड एट लो लोड इज रिक्वायर्ड। अब दोस्तों अगर आप डीसी सीरीज मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं तो आप जानते होंगे कि डीसी सीरीज मोटर का अगर हम स्पीड और टॉर्क के कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं तो कुछ ऐसे बनते हैं, टॉर्क स्पीड, राइट। और डीसी शंट मोटर की हम बात करते हैं तो डीसी शंट मोटर के कैसे होते हैं, शंट मोटर के टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसे होते हैं, ये स्पीड है और ये टॉर्क है। मतलब शंट डीसी शंट मोटर जो होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं शंट और सीरीज, ठीक है, मोटर, और यहाँ पे मोटर लिख दिया। चलिए अब देखिए क्या होता है ना कि जो डीसी सीरीज मोटर होती है इसको जनरली इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, डीसी सीरीज मोटर को जनरली इस्तेमाल ऐसी जगह पे किया जाता है जहाँ पे हमें हाई लोड खींचना हो और जहाँ पे हमें लोड को हाई स्पीड एप्लीकेशन पे चलाना हो, राइट। तो ऐसी कोई एप्लीकेशन है जहाँ पे हमें हाई स्पीड हाई लोड को मोटर से रन करना है तो ऐसे एप्लीकेशंस पे डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अगर डीसी शंट मोटर की बात करें तो डीसी शंट मोटर को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, डीसी शंट मोटर को ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड पे हमें मोटर को चलाना है, कांस्टेंट स्पीड पे, ये ठीक है। आप इसके ग्राफ से भी देख सकते हो कि इस तरह की जो मोटर होती है इसको लोड के वेरिएशन के साथ जो इसकी स्पीड होती है वो लगभग कांस्टेंट ही होती है। तो इस ऑप्शन का जो सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, हाई स्पीड एंड हाई लोड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है, पॉइंट एट विच द कंज्यूमर्स वायरिंग इज कनेक्टेड विद द कटआउट इज नोन एज। मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है उस इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में जो कंज्यूमर होता है उसके एंड पे जहां पे वायरिंग कनेक्ट की जाती है उसे क्या बोला जाता है। अब ऑप्शन हमें दिए गए हैं अर्थिंग टर्मिनल, कंज्यूमर टर्मिनल, ग्राउंड टर्मिनल और न्यूट्रल टर्मिनल। तो इसके ऑप्शंस को देख के हमें पता चल रहा है कि इसका सही आंसर क्या होगा, कंज्यूमर्स टर्मिनल। अभी देखो मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। तो इस तरह से कुछ हमारा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम होता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारा पीछे से पोल से सप्लाई आ रही है और ये पोल से सप्लाई हम कहाँ पे दे देते हैं, आपके घर के बाहर जो मीटर लगा होता है उसमें देते हैं, ठीक है। तो बस वही है, तो इस मीटर को क्या कहा जाएगा, कंज्यूमर टर्मिनल कहा जाएगा क्योंकि कंज्यूमर के घर के बाहर लग रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कंज्यूमर टर्मिनल। अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है अ बीजेटी हैज हाउ मेनी टर्मिनल्स, राइट। एक बीजेटी में कितने टर्मिनल्स होते हैं। तो ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में भी इसको पढ़ चुके हैं कि बीजेटी में 3 टर्मिनल्स होते हैं, कौन कौन से, अमीटर, बेस और कलेक्टर। तो ये 3 टर्मिनल होते हैं एक बीजेटी में। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि ये प्रैक्टिकल बीजेटी का मैंने एग्जांपल दिया तो इसमें भी 3 टर्मिनल ही हैं, 3 आप लीड्स इसके देख सकते हैं, 3 टर्मिनल्स देख सकते हैं, राइट। तो ये 3 इसके टर्मिनल हैं, ठीक है। ऐसे कुछ अलग अलग तरह के अलग अलग शेप्स में ट्रांजिस्टर आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, राइट। ए बीजेटी हैज 3 टर्मिनल्स। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने बीजेटी का सिंबल भी आप लोगों को दिखाया हुआ है। तो ये एक बीजेटी का सिंबल है और एक किस तरह का बीजेटी का सिंबल है, एक एनपीएन टाइप के बीजेटी का सिंबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे पूछा गया है द रेजिस्टेंस ऑफ एन
एमीटर इज, मतलब एक एम्पेयर मीटर या एमीटर का रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बहुत हाई, वेरीज विद द टेम्परेचर, इज वेरी लो, और वेरीज विद द सर्किट कंडीशन। आप सभी जानते हैं अगर हमें किसी लोड का, ये सपोज कीजिए कोई लोड है, राइट, और इस लोड में बहने वाले अगर करंट की वैल्यू को नापना है तो हम क्या करते हैं, इसके सीरीज में एक एम्पेयर मीटर लगा देते हैं, राइट है। तो एम्पेयर मीटर से हम करंट नापते हैं, तो ये जो एम्पेयर मीटर है, इस एम्पेयर मीटर का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। क्यों? ताकि इस एम्पेयर मीटर के जो रेजिस्टेंस का इफेक्ट है वो लोड में बहने वाले करंट पे ना पड़े। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, द रेजिस्टेंस ऑफ एन एम्पेयर मीटर शुड बी वेरी लो, राइट। देखिए यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एम्पेयर मीटर का मैंने आपको पिक्चर दिखाया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्केलिंग की गई है, यहाँ से 0 से लेके आप 50 एम्पेयर तक का करंट इस एम्पेयर मीटर के थ्रू नाप सकते हैं। और ये जो निडल है, ये निडल शो करेगी कि जिस भी सर्किट में आपने इसको लगाया है, तो यहाँ पे अगर सपोज कीजिए कि फेज यहाँ पे लगाया है और यहाँ पे आपका ऐसा लोड लग जाएगा और इधर से ये न्यूट्रल कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो उस लोड से कितना करंट जा रहा होगा, वो उस करंट को ये आपका एम्पेयर मीटर शो करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एन ऑल्टरनेटर वोल्टेज इज V is equal to 50 sin 100t, what is the value of amplitude and frequency respectively। यानी एक ऑल्टरनेटर है जो कि हमें आउटपुट वोल्टेज दे रहा है, कितना दे रहा है, 50 sin 100t। चलिए सही है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पेक्टिवली। यानी इस वोल्टेज से हमें ये बताना है कि जो एम्पलीट्यूड होगा, मतलब वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, साथ ही साथ इस ये जो वोल्टेज जो हमारी साइन वेव जनरेट हो रही है, इस साइन वेव का फ्रीक्वेंसी क्या होगा। दोस्तों एक स्टैंडर्ड साइन वेव इक्वेशन की मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड साइन वेव को कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है Vm साइन ओमेगा टी, राइट। और इसको थोड़ा सा खोले और सिंपल टर्म में मैं लिखूं तो इसे लिख सकते हो Vm साइन ओमेगा को लिख सकते हैं, ओमेगा को लिखा जाता है 2 पाई एफ टी। तो आप लोगों को ये इक्वेशन ध्यान में रखनी है, किसी भी स्टैंडर्ड साइन वेव वोल्टेज की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है, ये है वोल्टेज इज इक्वल टू Vm साइन 2 पाई एफ टी, राइट। यहाँ पे ये जो Vm है ये क्या है, Vm है मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। मतलब अगर साइन वेव में ऐसे बना रहा हूं तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना 2 बार पीक आता है, तो ये जो पीक है इसको बोला जाता है मैक्सिमम पीक, राइट। ये नेगेटिव Vm हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज की जो वैल्यू है उसे Vm कहा जाएगा। यहाँ पे F क्या है, ये F आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। 2 पाई तो 2 पाई है और T आपका टाइम पीरियड है। अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर आप इसको कंपेयर करें तो हमें फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड की दोनों की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलो कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करने पे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे देखो Vm का कंपैरिजन करो, Vm के बदले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Vm के बदले यहाँ पे लिखा हुआ है 50। तो यहाँ पे हमारा जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी वो तो 50 वोल्ट हो जाएगी। ये तो सिंपल सा समझ में आ गया। अब ये साइन वाले दोनों टर्म्स को कंपेयर कीजिए, ये जो साइन वाला टर्म है साइन 2 पाई एफ टी और साइन 100t, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, साइन 2 पाई एफ टी इज इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, साइन 100t के बराबर। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो 2 पाई एफ है, यहाँ पे आप देखिए ये जो 2 पाई एफ है ये किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। क्यों, पहली टर्म तो साइन है, यहाँ पे भी साइन है, लास्ट टर्म यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है। तो ये जो 2 पाई एफ है ये किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा, राइट। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी 100 डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लो, सिंपल सा कितना आएगा, ये 15.9 के आसपास आएगा। आप डिवाइड करके कैलकुलेटर पे या खुद से भी चेक कर सकते हो, राइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 50 वोल्ट 15.9 हर्ट्ज। एक चीज आप यहाँ पे और देखिए कि हमें ये जो कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं थी फ्रीक्वेंसी। हमें जो 4 ऑप्शन दिए थे वो कौन कौन से दिए थे, पहले में हमें ये दिया गया था कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, राइट। दूसरे में और सम वोल्टेज दिया हुआ है कुछ, ऐसे ही सेकंड ऑप्शन में हमें 50 हर्ट्ज कुछ वोल्टेज दिया गया है, राइट। अब इसी इक्वेशन को डायरेक्टली देखते ही आपको पता है ये चल गया था कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो तो 50 वोल्ट है। तो यहाँ पे ये वोल्टेज की वैल्यू नहीं हो सकती थी, ये नहीं हो सकती थी, ये नहीं हो सकती थी। वोल्टेज की वैल्यू क्या हो सकती थी, सिर्फ ये वाला ऑप्शन हो सकता था, क्योंकि यहाँ देखो एम्पलीट्यूड की वैल्यू 20 वोल्ट है, तो ये भी ऑप्शन गलत ही है। तो ऑप्शन नंबर डी ही एक ऐसा ऑप्शन था जिसमें हमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू 50 वोल्ट दे रखी थी, तो हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं थी। ऑलरेडी इसका ऑप्शन नंबर सही होता, बट जस्ट हमने अपनी नॉलेज के लिए इसको कैलकुलेट किया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अ बैटरी इज मेड ऑफ सेल्स
राइट। अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ केमिकल ओनली विद नो सेल्स, ऐसा तो नहीं है। एक बैटरी के अंदर सेल्स होते हैं, मतलब सपोज करो एक बैटरी है, इस बैटरी को बनाने के लिए इसके इंटरनल में हम अलग अलग प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें सेल्स कहा जाता है, और कई सारे सेल्स मिला के एक बैटरी का निर्माण करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर होगा। और दूसरे ऑप्शन भी देखते हैं, सेल्स आर मेड फ्रॉम बैटरी, नहीं ऐसा नहीं है, सेल्स से बैटरी बनती है, बैटरी से सेल नहीं बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। अब बैटरी इज मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, ये भी गलत है, बैटरी सेमीकंडक्टर मटेरियल से नहीं बनती है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। अ बैटरी इज मेड ऑफ सेल्स, मतलब छोटे छोटे सेल्स का इस्तेमाल करके हम लोग बैटरी का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग, यानी नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इलेक्ट्रिकल वायरिंग का टाइप नहीं है। ऑल राइट, देखिए हमने ये इसका आंसर वैसे लास्ट वीडियो में भी देखा था कि कंड्यूट वायरिंग एक तरह की वायरिंग होती है, राइट, जिसके अंदर हम पीवीसी पाइप के अंदर वायरिंग करते हैं, क्लेट वायरिंग भी होती है, वुडन केसिंग वायरिंग भी होती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ओपन वायरिंग जैसा कोई वायरिंग सिस्टम नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे ये पूछा गया है द जनरेशन वोल्टेज ऑफ पावर सिस्टम इज, यानी पावर सिस्टम जो हम पावर सिस्टम यानी जहां पे हम वोल्टेज जनरेट करते हैं, तो ये जो वोल्टेज है वो कितने लेवल का या कितने किलो वोल्ट का वोल्टेज जनरेट होता है, और हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 11 केवी, ऑप्शन नंबर बी 265 केवी, ऑप्शन नंबर सी 220 केवी और ऑप्शन नंबर डी 465 केवी। दोस्तों हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो अलग अलग माध्यम से करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, जैसे आपका डीजल इंजन प्लांट हो सकता है, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट हो सकता है, थर्मल पावर प्लांट हो सकता है, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो सकता है, किसी भी तरह का अलग। आप आजकल तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी चल रहे हैं, तो सोलर प्लांट्स भी हो सकते हैं, राइट। पर जो हमारे कन्वेंशनल प्लांट है जैसे हाइड्रो है थर्मल है, न्यूक्लियर है, इस तरह के प्लांट्स में क्या होता है, जनरली जो जनरेशन वोल्टेज होता है वो कितना होता है, वो 11 केवी पे ही किया जाता है, राइट। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे कि कन्वेंशनल जो भी हमारे जनरेटिंग स्टेशन है जैसे थर्मल, न्यूक्लियर या फिर हाइड्रो, इस तरह के जो पावर स्टेशन होते हैं यहाँ पे हम वोल्टेज जो जनरेट करते हैं जनरली 11 केवी पे करते हैं। इतने ज़्यादा जैसे 265 या 220 या 465 केवी पे क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर वोल्टेज लेवल बढ़ा देंगे तो हमें इंसुलेशन का लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा, राइट, और इंसुलेशन का लेवल बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, तो इसीलिए वोल्टेज को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखा जाता है जनरेशन के टाइम पे, राइट। बाद में हम जब 11 केवी में एक बार जनरेट कर लेते हैं तो उसके बाद फिर ट्रांसफार्मर की मदद से उसे स्टेप अप कर सकते हैं।